हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने देखा था सुपरपोजिशन ऑफ ए प्रिंसिपल ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वेव्स ने हमें क्या बताया था कि जो हमारी अलग अलग वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट आता है वो किसके इक्वल आता है, दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होता है। ये हमारा क्या था, सुपरपोजिशन ऑफ ए वेव्स। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ए वेव्स। तो उसके बाद देखो, जो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स की एप्लीकेशन देखी थी, उनमें सबसे पहले एप्लीकेशन क्या थी, स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स। सेकंड थी हमारी बीट्स और थर्ड थी हमारी इंटरफेरेंस ऑफ ए वेव्स। जो हमारी आज हम करते हैं स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स। तो स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं, ये हमारी वो वेव्स होती हैं जिनमें क्या होता है, सेम एम्पलीट्यूड होता है, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, दूसरा होता है सेम फ्रीक्वेंसी, एंड थर्ड आता है हमारा opposite travel in opposite direction. Third is travel in opposite direction, in opposite डायरेक्शन। तो देखो उनमें से कैसे होगा, देखो वो कैसे होती है। देखो मान लिया कि हमने किसी एक रस्सी को यहाँ से पकड़ा है, दूसरे एंड से मान लिया किसी ने यहाँ से पकड़ा, तो क्या होगा, देखो इस टाइप से वे ट्रेवल करती हुई दिखाई देंगी, इस तरीके से जाएंगी। ठीक है, ये हमारी जो वेव्स हैं, देखो क्योंकि हमने यहाँ से मान लिया एक बार इसको जर्क दिया, इस तरफ से जर्क दिया। ठीक है, तो हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स में हमने क्या देखा था कि उन दोनों का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वाई नेट, वो किसके इक्वल आएगा, y1 प्लस y2 के सम के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमने देखा था। अब देखो स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं। देखो जब हमने देखा इस पे हम देखते हैं कि मान लिया कि हम ऐसे मान लेते कि हमने उन वेव्स को एक फिक्स्ड एंड के साथ बांध दिया। मान लिया ये कोई वेव्स है, हमने क्या किया, इस जो ये हमारी कोई स्ट्रिंग है, उसके हमने रोप है, मान लिया रोप को हमने यहाँ स्ट्रिंग से बांध दिया। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, जब हमने इस वेव्स को जर्क दिया, मान लिया ये हमारा फिक्स्ड एंड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फिक्स्ड एंड। तो क्या होगा, देखो जब हमने इस रोप को जर्क दिया तो ये कुछ इस तरीके से जाती हुई दिखाई देगी हमें। और क्या होगा, क्योंकि हमारा क्या है, फिक्स्ड एंड है, तो फिक्स्ड एंड है तो क्या करेगा, ये जो रोप है इसको क्या कर देगा, मान लिया कि ऐसे मान लेते, देखो मान लिया हमने इसको जर्क कुछ इसी तरीके से दिया। ठीक है, अब जैसे इससे टकराने के बाद ये क्या होगा, ये जो क्योंकि हमारा फिक्स्ड एंड है, ये क्या कर देगा, इस रोप की जो डायरेक्शन है देखो कुछ इस तरीके से कर देगा, इस तरीके से कर देगा। हमारी जो, क्योंकि हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो हमारा फिक्स्ड एंड है वो क्या कर देता है, इसकी डायरेक्शन को, मतलब इसका फेज चेंज कर देता है ना। यहां से अगर इसकी इक्वेशन क्या है, अगर इसकी इक्वेशन मान ले वाई इंसिडेंट इज इक्वल टू किसकी इक्वल मान ले, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर इसकी इक्वेशन ये मान ले तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, वाई रिफ्लेक्टेड की ए माइनस ए, क्योंकि इसने इसका एम्पलीट्यूड क्या किया है, चेंज किया है, माइनस ए साइन ओमेगा टी, और यहाँ से इक्वेशन भी माइनस की जगह प्लस के एक्स हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जब हमारी वेव्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जा रही थी तो हमने क्या लिया था, माइनस एक्स एक्सिस, मतलब इनका ऑपोजिट साइन लिया था। और जब हमारा ऑपोजिट में जा रही थी तब हमने, मतलब लेफ्ट साइड में जा रही थी तो हमने क्या लिया था, हमारी दोनों का साइन ऑपोजिट लिया था। तो हमारी ये दो इक्वेशन आई थी। ठीक है, वाई आई ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देखो अब हम क्या करेंगे, हमने ये दो इक्वेशन मान ली। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि हमारी जो, मतलब पहले हम वैल्यू लेंगे, ठीक है, फिर हम उसका ग्राफ बनाएंगे, उसके थ्रू समझेंगे कि हमारी रियल में स्टैंडिंग वेव्स होती क्या है, क्या वो रियल में वेव्स होती हैं या फिर सिर्फ वेव्स, मतलब उनके नाम में ही आता है, वो रियल में वेव्स नहीं होती। देखो सबसे पहले हमारे पास वाई आई की इक्वेशन क्या आई थी, ए साइन ओमेगा टी माइनस क्या आई थी, के एक्स। ये हमारी पहली क्वेश्चन आई थी जब हमने वेव्स को इंसिडेंट करवाया था। उसके बाद हमारी वाई रिफ्लेक्टेड की क्या इक्वेशन आई, माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, उसके बाद हमारा, क्योंकि हमने देखा था सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वेव्स का क्या कहता है हमें, उन दोनों का जो रिजल्ट, मतलब उनकी जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट है उनके नेट रिजल्टेंट के इक्वल आता है, ये हमने देखा था। उसके बाद देखो पहले हम शुरू में लेंगे टाइम, क्योंकि हमने इक्वेशन, हमने शुरू में क्या मान लिया कि हमने वेव चला रहे हैं, हमने उसका स्नैपशॉट ले लिया, यानी हम कह सकते हैं हम उसका स्क्रीनशॉट ले लें, मान लिया एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर ले। पहले हमने देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइम। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन आई थी क्या, इंसिडेंट की, वाई आई इज इक्वल टू क्या है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन थी। सेकेंड हम ले लेते हैं वाई रिफ्लेक्टेड की, वाई रिफ्लेक्टेड वो क्या थी, ए साइन माइनस ए था ओमेगा टी
प्लस के एक्स, बाहर क्या था माइनस, और यहाँ पे हम ले लेते हैं लास्ट में क्या ले ले, वाई नेट, उनका नेट रिजल्टेंट, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो पहले हम शुरू में क्या लेते हैं, टाइम t इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारी दो इक्वेशन आई थी। अब हम स्टैंडिंग वेव्स के बारे में देखेंगे कि स्टैंडिंग वेव्स की मतलब कैसे बनती हैं। तो पहले हम मान लिया टाइम t इज इक्वल टू 0 पे देखते हैं। जब हमने टाइम 0 लिया तो यहाँ से देखो वाई आई की इक्वेशन क्या बनी, a साइन, ठीक है, और ये क्या बनी 0 माइनस के एक्स, यानी हम कैसे क्या कह सकते हैं यहाँ से, माइनस a साइन के एक्स। ये बनी हमारी किसकी, इंसिडेंट वाली इक्वेशन। अगर हम रिफ्लेक्टेड वाली में क्या रखें 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से भी क्या होएगी माइनस a साइन के एक्स, क्योंकि माइनस बाहर है, इसमें रिफ्लेक्टेड वाले में माइनस आया था एम्पलीट्यूड में, और वाई आर क्या आ जाएगा माइनस a साइन के एक्स। और जब हम इनका वाई नेट निकालेंगे यानी इनका नेट रिजल्टेंट, वो क्या होएगा माइनस 2a साइन के एक्स। ये हमारा क्या है, नेट रिजल्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम किसके इक्वल है, अगर t/4 के इक्वल ले लें, टाइम t/4 ले लो, या फिर इक्वेशन में t/2 ले सकते हैं। अगर टाइम t इज इक्वल टू t/4 ले तो हमारी y इक्वेशन क्या बनी, वाई आई की a साइन ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2π/t लिख सकते हैं, और इनटू इस t की जगह में क्या लेना है t/4, और माइनस का क्या ले लेते हैं kx, यहाँ से t से t कैंसिल, और यहाँ पे 0। तो देखो जो वाई आई वो किसकी इक्वल आई, a साइन, अब ये साइन 90 बना π/2, साइन 90 क्या होता है 0। अब a साइन 90 माइनस के एक्स, क्योंकि 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाता है, कोई भी अगर साइन में हो, अगर मान लिया 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, ठीक है, तो वो कोस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से साइन π/2 माइनस के एक्स बना, ठीक है। अब देखो क्योंकि सेकंड हमारा क्या है, साइन जो π/2 माइनस के एक्स है ना, तो देखो यहाँ से क्या बना माइनस, जब t/4 लिया a, क्योंकि यहाँ से कोस माइनस बनेगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे साइन π/2 माइनस के एक्स, ठीक है, तो यहाँ से माइनस साइन की जगह कोस हो जाएगा के एक्स, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बनी a कोस के एक्स, प्लस बनेगा ना, माइनस कैसे बनेगा, माइनस नहीं प्लस होएगा, ठीक है। तो प्लस साइन की जगह कोस आ जाएगा π/2 माइनस के एक्स, यानी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट ही रह गया ना। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ से साइन पॉजिटिव, और कोस की जगह साइन की जगह 90 माइनस थीटा, तो कोस थीटा हो जाएगा, तो प्लस a कोस एक्स आ गया। उसके बाद देखो इसको जब हम सोल्व करेंगे वाई आर वाली इक्वेशन को, तो a साइन माइनस बाहर माइनस a है, ओमेगा की जगह 2π/t, और इस स्मॉल t की जगह t/4, प्लस का क्या आ जाएगा के एक्स, यहाँ से भी क्या आ जाएगा वाई आर इज इक्वल टू माइनस a साइन की जगह, क्योंकि t से t कैंसिल, 90 प्लस थीटा तो साइन थीटा, यानी माइनस a कोस के एक्स, माइनस a, यहाँ से क्या आया प्लस a। देखो इसमें वाई आर किसके इक्वल आया है, माइनस a कोस के एक्स के, ठीक है। और यहाँ पे इनका जब नेट रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा 0। ये हमारा कब था, t/4 पर। अब हम लेते हैं हमारा टाइम पीरियड अगला, मान लिया t/2 पे ले लेते हैं, ठीक है, तो हम t/2 पर ले लेते हैं नेक्स्ट टाइम पीरियड हमारा। तो वाई आई किसके इक्वल बनेगा, देखो a साइन ओमेगा की जगह क्या लिखे 2π/t, और इसकी जगह t/2, और माइनस का के एक्स, ये बनी। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगी, a साइन t से t कैंसिल, 2 से 2। अब देखो यहाँ से पाई माइनस के एक्स, अब 180 माइनस के एक्स हमारा क्या हो गया, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में हमारा जो साइन होता है वो क्या होता है पॉजिटिव, और जब हमारा 180 हो तो साइन किस में रह जाता है, साइन में ही, तो प्लस a साइन के एक्स। और यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, क्योंकि माइनस 180 प्लस के एक्स आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, थर्ड में साइन नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से वाई आर किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस a साइन के एक्स के, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी सेम इसी की तरह π/2, इस यहाँ पे क्या लिखेंगे t/2, ठीक है, तो ऐसे सोल्व कर देंगे, तो यहाँ से ये आ जाएगा प्लस a साइन के एक्स, यहाँ से जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2a साइन के एक्स, ठीक है। थर्ड फोर्थ लेते 3t/4 पर,
टाइम जब हमारा क्या हो 3t/4 पर, तो वाई आई की इक्वेशन क्या बनेगी, ए साइन, यहाँ से कितना आ जाएगा 2π/t, और इसकी जगह क्या लिखेंगे 3t/4 और माइनस के एक्स, तो t से t कैंसिल 2, यानी यहां से कितना आ जाएगा a साइन 3π/2 और माइनस के एक्स, यानी हमारा क्या बने यहाँ से 270 बना, 270 माइनस के एक्स, यानी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और सेकंड में हमारा क्या होता है, जो साइन है वो क्या हो जाता है नेगेटिव, है ना, नहीं साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि अब हमारा देखो यहाँ पे क्या आया है 270 और साइन है थर्ड, हमारा जो साइन है वो कोस में चेंज हो जाता है ना, और ये जो चीज है ये नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस ए साइन किस कोस, क्योंकि कोस साइन हमारा कोस में चेंज हो गया कोस के एक्स, ठीक है। और यहाँ से सेम ऐसे करेंगे तो माइनस ये बाहर आएगा, माइनस एम्पलीट्यूड इसमें आगे पहले ये, तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस ए कोस के एक्स, और जब हमने इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। ऐसे ही लास्ट हम अगर टी पर देखें, टी पर देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा वाई आई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा की जगह 2π/t और इंटू टी और माइनस के एक्स, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2π, तो ए साइन 2π माइनस के एक्स, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा क्योंकि साइन का साइन ही रहेगा ना साइन, और इसमें जो 2π है क्योंकि 2π क्या होगा 360 पे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब थर्ड में चला गया, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, और एज इट इज रहेगा 360 पे साइन का साइन रहता है ना, तो माइनस ए साइन क्या आ जाएगा के एक्स, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्योंकि माइनस ए यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस और माइनस बाहर की वजह से ये माइनस रह जाएगा, माइनस ए साइन के एक्स। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 2a साइन के एक्स, ये हमारे अलग अलग टाइम पीरियड पे आए थे हमारी इक्वेशन के। शुरू में हमने क्या लिया, टाइम जब 0 लिया तो हमारा नेट रिजल्टेंट किसके इक्वल आया -2a साइन के एक्स के। जब हमने t/4 लिया तो हमारा नेट रिजल्टेंट किसके इक्वल आया 0 के। जब हमने t/2 लिया तो हमारा नेट रिजल्टेंट किसके आया -2a साइन के एक्स के। जब 3t/4 लिया तो नेट रिजल्टेंट क्या आया 0। जब हमने टाइम t लिया, ठीक है, तब हमारा रिजल्टेंट किसके इक्वल है -2a साइन के एक्स। जहां से वेव शुरू हुई थी वहीं पे आके क्या हो गई, खत्म हो गई। अब देखो इनका यूज करते हुए, इन टाइम पीरियड का यूज करते हुए हम क्या निकालेंगे, क्या बनाएंगे वेव्स। देखो ये वैल्यू आई थी हमारी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वाई नेट हमारा क्या आया था -2a साइन के एक्स। जब हमने t/4 लिया तो 0 आया था, t/2 लिया तो ये, और ये इस तरीके से हमारी क्या आया था, ये y मतलब हमारा रिजल्टेंट आया था दोनों वेव्स का। अब हम इन्हीं को देखकर क्या बनाते हैं वेव्स। देखो सबसे पहले हम टाइम t इज इक्वल टू 0 के लिए वेव्स बनाएंगे। देखो क्योंकि हमारा जो ये ग्राफ होगा ये किसके बीच में होगा, y एंड x एक्सिस के बीच में। क्योंकि अगर हम मान ले कि हमने इसका स्नैपशॉट लिया या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मान लिया कि हमने वो लिया, तो उस टाइम पर हमारा जो टाइम होगा वो क्या होगा, रुका हुआ होगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा टाइम उस टाइम पर 0 होगा। तो यानी हमारे जो ग्राफ बनेगा किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट और पोजिशन के बीच में बनेगा, ठीक है। तो जब देखो पहले टाइम t इज इक्वल टू 0 पर देखते हैं। देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर हमारा जो नेट रिजल्टेंट है, क्योंकि नेट रिजल्टेंट के बीच में बनेगा, क्योंकि हमारा जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स यही कहता था कि दोनों वेव्स का रिजल्टेंट मतलब हम निकालेंगे, ठीक है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रखें। अब देखो यहाँ से टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट आई, जो हमारा वाई नेट, वो कहाँ से शुरू हुआ, नेगेटिव। एम्पलीट्यूड क्या है, नेगेटिव। यानी हमारी जो वेव्स है, मान लिया हम ये दो एक सेम इंटरवल में हम इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारी वेव्स क्या हुई, मान लिया नीचे से शुरू हुई और वो कुछ इस तरीके से गई, ठीक है, ये गई हमारी, ये हमारी क्या थी वेव्स। ये हमारी वेव्स देखो यहाँ से, क्योंकि हमने टाइम के अकॉर्डिंग लिया, हमारा एम्पलीट्यूड क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव लिया तो हमने नीचे से शुरू किया, ठीक है। अब सेकंड ग्राफ लेते हैं। जब हमारा ये y वर्सेस x के बीच में ही रहेगा ग्राफ। जब हमारा टाइम क्या था t/4 पर, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू t/4 है, ठीक है। t/4 पर हमने देखा कि हमारा जो पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, मतलब पार्टिकल कुछ भी मोशन में नहीं है। देखो हम ऐसे ले सकते हैं, देखो सेम पॉइंट ले लेते हैं,
देखो हमारे पार्टिकल क्या है, पोजीशन में नहीं है, ठीक है, मतलब अपनी ना तो अपनी मीन पोजीशन से ऊपर उठ रहे हैं ना ही नीचे उठ रहे हैं, अपने वो क्या है, बिल्कुल सीधे हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड के लिए लेते हैं, जब हमने t इज इक्वल टू क्या लिया, t/2 के लिए, t इज इक्वल टू t/2 के लिए लिया तो क्या आया यहां से 2a sin kx, यानी हमारी वेव्स देखो, जो हमारी वेव्स हैं वो कहाँ से शुरू हुई, ऊपर से, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या है, पॉजिटिव। जब हमने देखो SHM करवाया तब क्या बताया था कि जो अगर यहां से सॉरी, अगर हमारी जो वेव्स हैं, अगर पॉजिटिव एम्पलीट्यूड आ रहा है तो मतलब ऊपर से शुरू होंगी, और अगर नेगेटिव एम्पलीट्यूड आ रहा है तो नीचे से शुरू होंगी वेव्स, ठीक है। ये कब 30/2 पर 2a sin kx की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं 3t/4 पर हमारी क्या वैल्यू आई, 3t/4 पर क्या है, 0, मतलब पार्टिकल क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट, देखो बिल्कुल सीधे हैं, कोई उनमें मूवमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पोजीशन आ गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या लेते हैं, टी पर हमने टाइम क्या लिया, ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और टाइम इज इक्वल टू टी है। जब हमने टी पर लिया तो हमारा क्या है, 2a sin kx, यानी हमारी वेव्स फिर से उसका एम्पलीट्यूड क्या आया, पॉजिटिव, फिर से एम्पलीट्यूड पॉजिटिव का मतलब ये एम्पलीट्यूड ये आ गया। देखो हमारी वेव्स देखो ऐसे बनी है। अब देखो हम ये पता लगाएंगे क्या रियल में वेव्स हैं। देखो हमने देखा कि हमारे जो ये पॉइंट है, हमने SHM में क्या देखा था, जो हमारी वेव्स होती हैं उसमें क्या देखा था कि पार्टिकल जो है वो क्या कर रहे हैं, पार्टिकल जो है वेव्स में देखा था कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे। लेकिन देखो हमने यहाँ पे देखा कि हर एक पार्टिकल देखो सेम पोजीशन पे है, यानी वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। और वेव्स में क्या, वेव्स में हमने क्या देखा था कि SHM करते टाइम हमारे जो मतलब SHM तो हो ही रही थी ऐसे, उसमें वेव्स में साथ में क्या हो रही थी, पार्टिकल अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहे थे। मान लिया एक टाइम पर एक इंटरवल में एक एक जो ऑसिलेशन हुआ उसमें मान लिया पहला पार्टिकल यहाँ पे है तो नेक्स्ट ऑसिलेशन में ये पार्टिकल यहाँ पे होता था, इस तरीके से होता था। तो लेकिन इनमें देखो ये जो पार्टिकल हैं सेम, ये क्या है, अपनी उसी पोजीशन पर हैं। बेशक वेव्स क्या कर रही हैं, चेंज हो रही हैं, लेकिन वहीं पे पार्टिकल है देखो यहाँ पे, मान लिया यहाँ पे देखो, ठीक है, ये हुआ। तो ये जो पार्टिकल हैं ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। लेकिन वेव्स में हमने देखा था कि पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही थी। एक पॉइंट पर अगर हमारा पार्टिकल इधर है तो नेक्स्ट इंटरवल में वो पार्टिकल यहाँ पे होता था, मतलब मान लिया ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर होता था नेक्स्ट में, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे हम जो ये वेव्स है इनमें क्या बना है, ये वेव्स नहीं है, इनमें क्या हुआ है, पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन वेव्स में कर रहे। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये वेव्स नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आया, ये जो एम्पलीट्यूड है देखो इसका यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये इनका जो एम्पलीट्यूड है देखो यहाँ पे इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू दिस। ये जो SHM करेगा इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पार्टिकल हो गया, यहाँ पे ये पार्टिकल बिल्कुल रेस्ट में है, इसका एम्पलीट्यूड कहीं तो बहुत ज्यादा हो गया, और कहीं देखो इसका एम्पलीट्यूड अगर ये है तो इसका देखो कितना कम यहाँ पे है। मतलब कोई पार्टिकल तो बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ मूव कर रहा है और कोई पार्टिकल बहुत कम एम्पलीट्यूड के साथ मूव कर रहा है। लेकिन हमने वेव्स में क्या देखा था कि हर एक पार्टिकल अपने सेम एम्पलीट्यूड के साथ मूव करता है, ये देखा था हमने। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा पार्टिकल है वो सेम एम्पलीट्यूड के साथ मूव नहीं कर रहा, हर एक पॉइंट पे उसका एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। देखो यहाँ पे मान ले इसकी ये मीन पोजीशन है, यहाँ पे मीन पोजीशन देखो अपनी मीन पोजीशन से हिल नहीं रहा है, ये अपनी उस मीन पोजीशन को एज इट इज रखी है। देखो यहाँ पर भी ये जो पार्टिकल है अपनी मीन पोजीशन से देखो बिल्कुल नहीं हिल रहे। लेकिन वेव्स में ऐसा तो नहीं होता था, वेव्स में क्या होता था, अपने वो पॉइंट जो है मीन पोजीशन से अपनी पोजीशन चेंज करते थे। लेकिन इसमें पोजीशन, पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। मतलब यहाँ से क्या क्लियर हुआ, जो ये वेव्स हैं ये वेव्स नहीं है, मतलब इनको सिर्फ इनके नाम में वेव्स आता है, ये रियल में वेव्स नहीं है, क्योंकि ये रियल वेव्स वाली प्रॉपर्टी को होल्ड ही नहीं करती। ना तो इनका एम्पलीट्यूड सेम आ रहा है और ना ही ये जो पार्टिकल हैं ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं।
लेकिन वेव्स में क्या होता था, पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करते थे और हर एक पार्टिकल को सेम एम्पलीट्यूड पे आने का मौका मिलता था। मान लिया इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इतना है, तो वो नेक्स्ट वेव में हो सकता है कि उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो, मतलब उसके कंपैरिजन में ज्यादा हो जाए। लेकिन देखो इसमें क्या हो रहा है, सेम उसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल भी मतलब ज्यादा नहीं हो रहा, अपने उसी एम्पलीट्यूड के साथ वो एसएचएम कर रहा है। देखो इसमें पार्टिकल क्या रहा है, अपनी उसी पोजीशन पे एसएचएम कर रहा है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि मान लिया एक बार पार्टिकल यहाँ पे गए, फिर अपनी मेन पोजीशन पे आए, फिर ऐसे गए, फिर अपनी मेन पोजीशन पे आए, फिर ऐसे गए, मतलब वो अपने ही पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एसएचएम, मतलब पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। और यही क्या है, हमारी स्टैंडिंग वेव्स, जो अपनी मीन पोजीशन पे एसएचएम करती रही। ठीक है, वेव्स क्या होती थी, अपनी मीन पोजीशन पे एसएचएम भी करती थी और पोजीशन भी चेंज होती थी, लेकिन इनमें पार्टिकल की पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही, ना ही इनमें पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये वेव्स नहीं है, ये क्या है, हमारी स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, इनके नाम में सिर्फ वेव्स आता है, रियल में ये वेव्स नहीं होती। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑल द पार्टिकल ऑन द स्ट्रिंग डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ। हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, हर एक पॉइंट पर सेम एम्पलीट्यूड नहीं है, लेकिन वेव्स में ऐसा नहीं होता था, इसलिए ये वेव्स नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो आता है ये वाली चीज, ठीक है, और ये यहाँ पे देखो, जो ये जहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है ना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स। मतलब जब पार्टिकल मोशन में ना हो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा पार्टिकल रेस्ट में है और वो रेस्ट में ही रहेगा, वो मोशन में भी नहीं आएगा। देखो इस वेव्स में भी रेस्ट में था, यहाँ पर भी अपनी मीन पोजीशन पे है, यहाँ पे भी उसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नोड्स ही रहेगा। तो नोट्स हमारा ये जो पॉइंट होता है जहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का जीरो होता है, वो क्या होते हैं, नोड्स। और जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होते हैं, हमारे एंटी नोड्स। मतलब हर एक पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होते हैं, ज्यादा मैक्सिमम होता है, तो वो हमारे क्या होते हैं, एंटी नोड्स। तो ये होते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट जहां पे जीरो हो, वो होते हैं नोड्स। और जहां पे हमारा एम्पलीट्यूड या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, या फिर एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट जहां पे क्या हो, मैक्सिमम, वहां पे हमारे क्या होंगे, एंटी नोड्स। तो ये हमारे नोड्स होते हैं, एंटी नोड्स। तो नोड्स क्या होते हैं, दिस पॉइंट वॉज नॉट, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज जीरो। देखो यहाँ का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है हमेशा जीरो रहेगा, चाहे इस पॉइंट का लेके देख लें, चाहे इस पॉइंट का, चाहे इस पॉइंट का, चाहे इस पॉइंट का, मतलब हर एक पॉइंट पर हमारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा ये क्या रहेगा, जीरो। और एंटीनोड क्या होते हैं, आर दीज पॉइंट विच ऑब्टेन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जो देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को ऑब्टेन करें। देखो यहाँ से हर एक पॉइंट पर हर बार वहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, जब भी उनको मौका मिलेगा, जब भी वो क्या करना चाहेंगे, अपने एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम करना चाहेंगे, तो वो हमारा क्या होता है, एंटी नोड्स। तो ये हमारे नोड्स होते हैं और एंटी नोड्स। ठीक है, ये वाले नोड्स कब क्या होते हैं, जहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, जहां पे हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, वो हमारे क्या होते हैं, एंटी नोड्स। और हमारी जो वेव्स होती है स्टैंडिंग वेव, इनमें क्या होता है, जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना, उनमें एनर्जी का ट्रांसफर कभी नहीं होता। जो हमने सिंपल वेव्स हमारी जो आई थी, उनमें हमें क्या देखा था कि पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था, तो एनर्जी का ट्रांसफर भी हो रहा था। लेकिन इन वेव्स में क्या होता है, जो स्टैंडिंग वेव्स होती हैं, उनमें हमारा जो नेट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता। अब हमारे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टैंडिंग वेव्स की या फिर स्टेशनरी वेव्स की। देखो क्या होता है, देखो वही होंगी कि मान लिया अपनी मीन पोजीशन से जाएंगी, हर एक पॉइंट अपनी जो है पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड आता है, मान लिया जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, वो हमारा क्या होते हैं, नोड्स। जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो, मैक्सिमम, वो क्या होते हैं, हमारे एंटी नोड्स। ठीक है, और दो क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंटीनोड, दो एंटीनोड के बीच की डिस्टेंस, ये हमारा एंटीनोड है ना, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, λ/2 है ना। और डिस्टेंस बिटवीन जो हमारे दो नोड्स के बीच में, देखो दो नोड्स आगे ना, इनके बीच में एक एंटीनोड है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन नोड और एंटीनोड, इनके बीच में क्या होता है, λ/4। दो कॉन्जिक्यूटिव एंटीनोड के बीच की डिस्टेंस वो क्या होती है, λ/2।
ठीक है। और दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस, क्योंकि उनके बीच में हमारा एंटी नोड होता है, उनके डिस्टेंस कितनी होती है, λ/4। ठीक है। तो ये होते हैं, मतलब इस तरीके से नोड और एंटी नोड है, इनमें वाइब्रेशन पार्टिकल जो हमारी मीन पोजीशन पे रहता है, देखो हर एक वेव्स में सेम पोजीशन पे, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। तो इस तरीके से ये इसके कुछ मतलब क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे वेलोसिटी अपनी मीन पोजीशन को कर रहा है, क्रॉस कर रहा है ना, वेलोसिटी जो है मान लिया पार्टिकल की अपनी मीन पोजीशन को जब क्रॉस कर रहा है तो वेरी करता है मैक्सिमम एट एंटी नोड, और जीरो पे क्या होता है, जीरो पे मिनिमम, और मैक्सिमम होगा एंटी नोड पर, है ना। वेवलेंथ और जो टाइम पीरियड होता है स्टेशनरी वेव का वो सेम होता है, ठीक है, कंपोनेंट वेव्स के लिए, इनके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये हमारी कुछ क्या थी, इसकी वो करेक्टरिस्टिक्स थी। उसके बाद देखो जो हमारी स्टैंडिंग वेव्स है वो रियल में, मतलब उनको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। देखो कैसे हम इसको, मतलब कैसे फॉर्म मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। हमने क्या किया कि मान लिया यहाँ से हमने एक स्ट्रिंग से एक रोप को बांध दिया, हमने उसको क्या दिया, एक यहाँ से हम क्या माने, फिक्स्ड स्ट्रिंग मानेंगे, ये हमारा फिक्स्ड है। हमने एक जर्क दिया उस रोप को, वो यहाँ से टकराएगी, और क्योंकि ये हमारा फिक्स्ड एंड तो क्या कर देगी, ये इस रोप को ऑपोजिट डायरेक्शन में कर देगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये देखो क्योंकि फिक्स्ड एंड पे हमारा यही होता है, ठीक है। इस वाले की इक्वेशन क्या बनेगी, y1xt, क्योंकि हमारा एम्पलीट्यूड दो चीजों पे डिपेंड करता है ना, पोजीशन एंड टाइम पर। y1xt क्या बनेगी, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा टी माइनस के एक्स क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारी जो ये होती हैं हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जा रही होती है। सेकंड के लिए होगी y2x2, सेकंड वेव्स के लिए वो क्या होगी, क्योंकि इसके एम्पलीट्यूड को अपोजिट कर देगी और फेज को भी चेंज कर देगी, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस a sin ओमेगा टी, और माइनस का क्या आ जाएगा के एक्स, ये आ जाएंगे, यहाँ से हो गया। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल y नेट है जो इन दोनों के सम की इक्वल होगा, y नेट क्या आएगा, y1xt और y2 प्लस y2xt, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को हम जोड़ दें, तो देखो ये y1xt हमारा क्या था, a sin ओमेगा टी, और माइनस क्या था के एक्स, प्लस माइनस आएगा ना यहाँ से, माइनस a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स आएगा ना, क्योंकि इसने इसको भी ओपोजिट किया है, तो ओमेगा टी और यहाँ से आ जाएगा प्लस के एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब आगे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो अगर माइनस ए कॉमन है तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो साइन सी मतलब साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस साइन बी, या सी और डी मान सकते हैं कुछ भी, तो साइन ए साइन बी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 कोस, ये फॉर्मूला होता है a प्लस b/2, और साइन होता है a माइनस b/2, ये हो गया, ये फॉर्मूला सॉरी 2, ये फॉर्मूला होता है, ये हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन बनेगी नेट रिजल्टेंट की y(xt) वो क्या बनेगी, माइनस का 2a कोस ओमेगा टी एंड साइन के एक्स, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। ये हमारी इक्वेशन आई किसकी, ये हमारी ये स्टेशनरी वेव्स की इक्वेशन आई -2a कोस ओमेगा टी साइन के एक्स। अब देखो जो ये हमारी इक्वेशन आई है 2a कोस ओमेगा टी साइन, ये देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस का 2a साइन के एक्स और ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, यानी देखो ऐसे अलग से, ठीक है, ये हो गया, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब देखो जो हमारा 57 ये जो हमारी मान ली इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, जो हमारी इक्वेशन है हम इसको देखो, हमने देखा था कि हमारी वेव्स की इक्वेशन क्या थी, ax प्लस माइनस बी टी की फॉर्म में आई थी, जो हमारी सिंपल वेव्स आ रही थी। लेकिन इसमें जो हमारी स्टेशनरी वेव्स हैं देखो वो इस फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं आई। इसका मतलब इस इक्वेशन से भी हमें क्या पता चला कि हमारी वेव्स ये हैं, जो हमारी स्टैंडिंग वेव है वो रियल में वेव्स नहीं है, ठीक है। तो वेव्स नहीं है, क्यों पता चला, क्योंकि यहाँ से इस फॉर्म में भी इक्वेशन नहीं है आई, हमारी क्या आई है, माइनस का 2a साइन के एक्स कोस ओमेगा टी, जबकि इसमें ये वाली टर्म है ही नहीं, हो गया ये। तो इसका मतलब ये नहीं बना, तो हमारा जो एम्पलीट्यूड बना वो किसके इक्वल बना, 2a साइन के एक्स हमारा क्या हुआ एम्पलीट्यूड, ये हमारा एम्पलीट्यूड आया है 2a साइन के एक्स। देखो हमने शुरू में देखा था कि जहां से हमारी वेव शुरू हुई थी वहीं पे हमारी खत्म हो गई थी, ये बनी थी।
अब देखो यहाँ से, क्योंकि हमने मान लिया स्ट्रिंग, मान लिया यहाँ पे मान लिया x इज इक्वल टू 0 पर, उस रोप की हमने पूरी लेंथ मान ली x इज इक्वल टू 0 से लेकर l तक, पूरी रोप की जो हमने मानी थी उसकी लेंथ मान ली। तो हम शुरू में मान लिया x इज इक्वल टू अगर 0 रख दें तो यहाँ से जो एम्पलीट्यूड बना x इज इक्वल टू 0, तो पूरा का पूरा जो उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा वो पूरा 0 होगा। एम्पलीट्यूड 0, इसका 0 मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट 0। अगर इस वैल्यू में हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा। अगर मान लिया x की वैल्यू हम l रखें, है ना, क्योंकि मान लिया पूरी लेंथ मान ली उस रोप की l थी, तो x की जगह अगर l रखें तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2a sin k x, ठीक है, 2 sin k l आ जाएगा। x की जगह में l लिखा है ना अमृता, और y हो गया, और y इज इक्वल टू मान लिया, क्योंकि सेकंड पॉइंट पर भी 0 आएगा इस टाइप से। ये मान लिया डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने ऐसे माना था ना कि मान लिया कि दोनों तरफ इस तरीके से 0 लिया, अब यहाँ पर भी तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 ही है y, ठीक है, बेशक लेंथ उसकी l है तो y 0 लेंगे, तो y x की जगह हम ले, तो 0 इज इक्वल टू किसके इक्वल बना, 2a sin kl के इक्वल बना, ठीक है। यहाँ से क्या बना, जो sin kl है, ठीक है, जो साइन, क्योंकि साइन के एल है वो किसके इक्वल बना है, इज इक्वल टू 0, और साइन की 0 वैल्यू कब होती है, एन पाई पर, मतलब एन पाई होती है ना, तो के एल इज इक्वल टू किसके इक्वल बना, एन पाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, के एल इज इक्वल टू एन पाई, और यहाँ से जो लैम्बडा की वैल्यू आई एन पाई, यानी हम के की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय लैम्बडा, ये लिख सकते हैं, इंटू एल इज इक्वल टू एन पाई, एन पाई से पाई कैंसिल, तो यहां से हमारी क्या वैल्यू आई लैम्बडा की, 2l बाई एन। देखो ये जो हमारी वैल्यू आई लैम्बडा की 2l बाई एन, सॉरी, ये आई हमारी वैल्यू। हमने क्या किया, हमने इसका जो वेव्स है रियल में जो स्टैंडिंग वेव्स होती हैं, हमने उसका एक्सप्रेशन देखा कि हम उसको कैसे लिखेंगे। हमने क्या किया, दोनों वेव्स ली, दोनों वेव्स का हमने क्या निकाला, नेट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया, उसमें हमने पहले x इज इक्वल टू 0 लिया, फिर x इज इक्वल टू जब l लेंगे, क्योंकि हमने मान लिया रोप की लेंथ पूरी l ली थी, एक बार x इज इक्वल टू 0 लिया, यहाँ पर भी तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 ही है, x की जगह हम क्या लेंगे l, तो y इज इक्वल टू 0, 2a sin kl, जो हमारी साइन की वैल्यू 0 कब होती है, एन पाई पर, है ना, पाई आ जाए, 2 पाई आ जाए, 3 पाई आ जाए, उन सब पे हमारी क्या होती है, साइन 0 होता है। तो यहाँ से k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा एन, तो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से क्या आई, 2l बाई एन, ठीक है, ये हो गया। जो हमारे n है यहाँ पे n इज इक्वल टू मान लिया 1 2 3 कुछ भी ले, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड जो थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग होता है ना, उसकी वैल्यू आएंगे। अब देखो यहाँ से, देखो जो हमारा क्या होता है, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, यानी फंडामेंटल जो मोड होता है, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है, इस फॉर्मूले से हम वो यूज करेंगे, ठीक है। देखो क्योंकि इसमें कई बार आता है ना कि स्टैंडिंग वेव्स के लिए मान लिया फर्स्ट नॉर्मल मोड निकालो, सेकंड नॉर्मल मोड निकालो, थर्ड नॉर्मल मोड होता है, तो वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वो कैसे निकलता है वो हम देखेंगे बाय इस फॉर्मूले। देखो ये आ गया, लैम्बडा 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 2l बाई एन, ठीक है। अगर हम निकाले इसमें, वो हमने स्टैंडिंग वेव्स का फॉर्मूला वो हो गया था हमारा, क्या आया था, -2r sin kx cos ओमेगा t, वो आया था, वो हमारी स्टैंडिंग वेव्स से निकालने का था, ठीक है। उसके बाद देखो 2l बाई एन, ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया था। अगर हमें निकालना हो फर्स्ट नॉर्मल मोड, ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल मोड का हम क्या मान सकते हैं, मान लिया हमने रोप को सिर्फ एक जर्क दिया, फर्स्ट नॉर्मल मोड का मतलब यही है कि हमने सिर्फ रस्सी को बस एक बार जर्क दिया, तो मतलब हम कह सकते सिर्फ इतना, मतलब एक बार जब हम उसको जर्क देंगे तो क्या होगा, सिर्फ एक ही मोड बनेगा, उसमें मोड तो एक बनेगा, लेकिन क्या होगा, एंटी मतलब नोड उसमें कितने बनेंगे, 2, और सिर्फ मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें कितनी बार मिलेगा, सिर्फ एक बार, क्योंकि हमने एक बार जर्क दिया। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल मोड है तो हम यहाँ पे लैम्बडा 1 लिखते इज इक्वल टू 2l, और l हमारा जो n क्या होते थे हमारे, क्या होते थे, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग, फर्स्ट के लिए ले तो 1, सेकंड के लिए तो 2, थर्ड के लिए ले तो 3, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से हमने 1 के लिए लिया तो यहाँ से 1 आ जाएगा, तो यानी हमारे यहाँ से जो l की वैल्यू आई वो क्या आई, लैम्बडा 1 बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो लेंथ है, ठीक है, जो वेवलेंथ है स्टैंडिंग वेव्स
ऑन ए स्ट्रिंग कोरस्पॉन्डिंग टू एल इज इक्वल टू 1 के वो किसके इक्वल आई। देखो यहाँ से हमें क्या पता चला कि इसके लिए जब हमने सिर्फ एक जर्क दिया तो देखो कुछ इस तरीके की बनी वेव्स, मान लिया कुछ इस तरीके की वेव्स बनी, क्योंकि हमने सिर्फ उसको एक जर्क दिया था। यहां पर भी नोड बना और यहां पर भी नोड, एंटी नोड सिर्फ कितना बना, एक बना। यहां से ये एंटी नोड सिर्फ एक है और नोड हमारे पास कितने बने, दो बने। तो यहां से जब फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन μ1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, स्पीड ऑफ ए, मतलब जो वेव्स है स्पीड ऑफ ए वेव्स बाय λ1। तो स्पीड ऑफ वेव्स हमें पता है क्या होती है, स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव्स होती है ना, तो v देखो v बाय λ1 किसके इक्वल आया था, 2l के। यहां से λ1 इज इक्वल टू 2l, यह था v इज इक्वल टू 2l। और हमें पता है कि स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव वो कितनी होती है, v इज इक्वल टू √t/m, ये हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं जो स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव्स होती है। तो इस v की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें तो यहाँ से जो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी μ1 वो किसकी इक्वल आ जाएगी, 1/2l, क्योंकि 1/2l है और इसकी जगह हम ये फॉर्मूला रख दे √t/m। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी आई, फ्रीक्वेंसी कौन सी, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन की, उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल मोड, ठीक है। और जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई μ1 उसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो हमारा ये आया फर्स्ट नॉर्मल मोड के लिए उसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल मोड। और जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई उस फर्स्ट नॉर्मल मोड के लिए उसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारी, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट नॉर्मल मोड के लिए हमारी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई यानी μ1 जिसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो क्या आई हमारी 1/2l √t/m, ठीक है। ये हमारी किसके लिए थी, फर्स्ट नॉर्मल मोड के लिए। या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने सिर्फ एक स्ट्रिंग को सिर्फ एक जर्क दिया हो तो उसमें नोड कितने बने, दो, और एंटी नोड कितने बने, सिर्फ एक, ठीक है। तो नोड कौन से होते हैं, जहां पे डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट, और जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वो हमारे क्या होते हैं, एंटी नोड। तो इसमें अब एंटी नोड कितने बना, एक, और नोड कितने बने, दो, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड नॉर्मल मोड के लिए, सेकेंड नॉर्मल मोड, यानी यहाँ पे l इज इक्वल टू क्या लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से λ2, क्योंकि वहां पे λ1 लिया तो यहाँ पे λ2, तो 2l/n की जगह, क्योंकि हमने सेकंड नॉर्मल मोड लिया है तो l की जगह हम n की जगह हम क्या लेंगे, 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, λ2 इज इक्वल टू l की इक्वल, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो आया, क्योंकि हमने मान लिया कि हम उस रोप को 2 बार जर्क दे, अगर 2 बार हमने जर्क दिया तो वेव कुछ इस तरीके से करेगी, एक बार ऐसे और एक बार नीचे जाके फिर से इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बनेगी, क्योंकि हमने 2 बार जर्क दिया है। देखो वेव कुछ इस तरीके से बनेगी, ये बनेगी क्योंकि हमने 2 बार जर्क दिया, यानी हमारे पास नोड कितने बने, 1 2 एंड 3, और एंटी नोड कितने बने, 2। तो यहाँ से देखो हमें अब क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सेकंड वाइब्रेशन मोड के लिए, सेकंड नॉर्मल मोड के लिए, तो μ2 इज इक्वल टू v/λ2 आ जाएगा, क्योंकि हमने λ2 निकाला है। तो हमने, क्योंकि अभी हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसकी, तो v क्या होता है, क्योंकि हमने स्पीड ऑफ साउंड देखा था, √ क्या होता है, t/m होता है ना, और λ2 की वैल्यू l है। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं 1/l, यानी देखो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं v/l बना तो 2, देखो यहाँ से v/l लिख देंगे, पहले v/l लिख देते हैं, यानी हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही उसको 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 इंटू v/2l, और यहाँ से जो ये 2 इंटू v/2l आया था ये हमारे किसके इक्वल आया था, फर्स्ट जो हमारी वाइब्रेशन, जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई थी ना, जिसको हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोला था, वो हमारी v1 की वैल्यू थी, तो 2 टाइम्स ऑफ μ1, वो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, तो μ1। तो हमारी जो μ2 आई वो किसके इक्वल आई, 2 टाइम्स ऑफ μ1 के, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सेकंड मोड के लिए, ये सेकंड नॉर्मल मोड के लिए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फर्स्ट नॉर्मल मोड,
ठीक है, यहाँ से ऐसे आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन भी बोल सकते हैं या फिर सेकंड हार्मोनिक, क्योंकि प्रीवियस वाले में जो हमने किया था वो हमने क्या देखा था, इसे जस्ट किया था ना फर्स्ट नॉर्मल मोड के लिए, उसमें हमने क्या आया था, वो हमारी फर्स्ट हार्मोनिक। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड हार्मोनिक बोल सकते हैं या फिर फर्स्ट ओवरटोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन बोल सकते हैं। थर्ड के लिए अगर हम देखें तो थर्ड नॉर्मल मोड के लिए देखो, थर्ड नॉर्मल मोड हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड नॉर्मल मोड के लिए जो λ3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2l/n की जगह हम 3 लिखेंगे, 2l/3 आ जाएगा। तो यहाँ से l भी हम निकाल सकते हैं, l किसके इक्वल आ जाएगा, 3λ3/2, ये आ जाएगा। तो 3 सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ बनेंगे, यानी देखो यहाँ से हमारी जो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगी, v/λ3 के। ठीक है, तो v/ और λ3 कितना है, 2l/3 है, 2l/3 देखो यहाँ से 2l/3 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और v/2l, यहाँ से ये बना 3v/2l, ये हमारी किसके इक्वल थी, तो μ3 जो हमारी आई वो 3 टाइम्स ऑफ μ1 के इक्वल। यानी हम कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी आई, मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए थर्ड नॉर्मल मोड के लिए वो किसके इक्वल आई, 3 टाइम्स ऑफ ए फर्स्ट, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब फर्स्ट जो नॉर्मल मोड के लिए बनी थी उसके 3 टाइम्स ज्यादा है। यानी इसको हम थर्ड हार्मोनिक भी बोल सकते हैं या फिर इसको मतलब सेकंड ओवरटोन बोल सकते हैं। ठीक है, अगर nth के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, nth के लिए nth नॉर्मल मोड हमारा क्या आ जाएगा, इसका n टाइम बन जाएगा, यानी μn जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ nth के लिए इज n टाइम्स ऑफ μ1, क्योंकि अब तक हमारा μ1 के टाइम के मल्टी मतलब उसके साथ ही आ रहा है, तो n टाइम्स ऑफ μ1। ठीक है, तो ये हमारी थी फर्स्ट ओवरटोन, जिनको हम मतलब क्या, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, और मतलब जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो हमने फर्स्ट ओवरटोन के लिए निकाली थी। ठीक है, फर्स्ट मतलब फर्स्ट हार्मोनिक के लिए, जो हमने सेकंड नॉर्मल मोड के लिए निकाली थी। ठीक है, और ये हमने थर्ड नॉर्मल मोड के लिए, ये हमारी nth के लिए थी। तो ये हमारे होते हैं जब हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है फर्स्ट नॉर्मल मोड के लिए, सेकंड नॉर्मल मोड के लिए, थर्ड नॉर्मल मोड के लिए। और ये हम कब निकालते हैं, स्टैंडिंग वेव्स में। देखो इसमें दो नोड बने थे, इसमें देखो जब हम थर्ड नॉर्मल मोड बनाएंगे कि हमने, या फिर हम ऐसे मानेंगे हमने उस रोप को 3 बार जर्क दें अगर मान लिया, तो हमारे कितने कितने एंटी नोड बनेंगे, एंटी नोड तो बनेंगे ओनली 3, क्योंकि जब हमने 2 बार दिया तो 2 एंटी नोड बने, 3 बार देंगे तो 3 एंटी नोड, लेकिन नोड कितने बनेंगे उसके अंदर, 4 बनेंगे, है ना, क्योंकि इसमें देखो नोड हमारे 3 बने, तो नेक्स्ट 3 वाले में कितने बन जाएंगे, 4, और एंटी नोड कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, और पोजीशन ऑफ नोड और एंटी नोड हमें पता चल गई कहाँ पे होंगी, ये वाले पॉइंट पर। ये हमारे नोड्स होते हैं और ये हमारे क्या होते हैं, एंटी नोड्स। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मान लिया डिस्प्लेसमेंट जो नोड की पोजीशन है, मान लिया कैसे निकाल सकते हैं, x = 0 भी ले सकते हैं, है ना, l/n। ठीक है, l/n करके 2l/n, 3l/n, ये हमारी क्या दे देंगी, ये हमें मतलब नोड की पोजीशन ही देंगी एक टाइप से, है ना। और ऐसे एंटी नोड मतलब पोजीशन निकाल सकते हैं हम इस तरीके से। तो ये हमारे क्या थे, जो नोड बनते हैं हमारी किसमें, स्टेशनरी वेव, जो स्टैंडिंग वेव्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में, आज के वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, लॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, और जो हमारी स्टैंडिंग वेव्स होती है क्लोज्ड और ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर, तो उसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम वो करेंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।